नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और अभी तक हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो बात करें आर्टिकल की या नाउन की या प्रोनाउन की, वर्ब की, उसके बाद एडजेक्टिव, और आज डिस्कस करने जा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडवर्ब के टॉपिक को, क्योंकि एडवर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस चैप्टर में से लेकर कई क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है, इसलिए डाउट्स क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलते हैं भाई, यहां पर लिखा क्या है ये देख लेते हैं। टू मच या मच टू, क्या है सही, क्या कौन सी चीज कहां पर लगाएं, क्योंकि अधिकांश लोग सिर्फ इसका मतलब जानते हैं, कोई चीज बहुत ज्यादा हो, जरूरत से ज्यादा हो तो हम लोग टू मच का यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि मच टू जैसी भी कोई चिड़िया का नाम होता, मतलब कोई चीज होती है। और इसके बाद यहां क्या लिखा है, कहीं आप भी टू गुड तो नहीं कहते। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार यू आर टू गुड, लेकिन वो उसकी इजाजत ग्रामर नहीं देता है, यानी ग्रामेटिकली अगर देखा जाए यू आर टू गुड रॉन्ग है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। लेकिन लोग वही भरोसा करते हैं जो सुनते आते हैं, देखते आते हैं शुरुआत से। इसका मतलब सुनते तो यही आ रहे हैं, टू गुड टू गुड, लोगों को लग सकता है ये सही होगा, लेकिन ये यहां पर गलत हो जाता है। इसलिए हमेशा अपना दिमाग लगाना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान हासिल करते रहना चाहिए, जहां से भी मिले। लोगों की सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले आते हैं हम लोग अपनी चैप्टर पे, और चैप्टर में एक एक करके कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले तो ये समझे बच्चे कि एडवर्ब होता क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव से कनेक्ट करके आप सीख सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि एड प्लस वर्ब, इसका नाम ही कह रहा है एड प्लस वर्ब, क्वालिफाई करता है मेनली किसको किसको, वो लिख देते हैं एडजेक्टिव को, प्लस वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, और साथ ही साथ एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। अब अगर इसके टाइप्स की बात की जाए, जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके जितने भी टाइप्स हो, किसी भी चैप्टर में नाउन प्रोनाउन आर्टिकल कितने भी टाइप्स हो, टाइप्स नहीं पूछेगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, उसकी एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, भले ही आपको लिखना नहीं कि इसके टाइप्स क्या है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, है ना। जैसे हमने कहा कि आई नेवर ट्रस्ट दोज पीपल। देखिए भाई, आई नेवर ट्रस्ट दोज पीपल, या आई डू दिस डेली। ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, डेली हो गया, वंस हो गया, ये सब बताते हैं फ्रीक्वेंसी को। कोई काम कब हो रहा है, ऑफन हो रहा है, अक्सर हो रहा है, समटाइम्स हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है, डेली हो रहा है, कभी नहीं होता, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स कहलाते हैं। अगर कोई टाइम मेंशन कर दिया जाए, जैसे कि कह दिया जाए ही केम हेयर यस्टरडे, तो अगर इस सेंटेंस से पूछा जाए कि एडवर्ब क्या है, तो आप बताओगे यस्टरडे एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? टाइम का एडवर्ब है। टाइम का हो गया, यहां पर फ्रीक्वेंसी का हो गया, कौन सा काम कब कब होता है। अच्छा, हम प्लेस की अगर बात करें, जैसे यू विल फाइंड मी हेयर, यू विल फाइंड मी हेयर। अब यहां पे अगर हम बात करें प्लेस की, जगह की, तो हेयर हो गया, देयर हो गया, किसी जगह का की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा हम लोग ये कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ किसका है? प्लेस का है। अगर हम बात करें कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आपको अपना पाठ याद करना है बहुत ही सावधानी से, केयरफुली। यहां लिख दें, यू हैव टू स्टडी योर लेसन से केयरफुली। ये देखिए, यू हैव टू स्टडी योर लेसन केयरफुली। अब ये मैनर को बता रहा है कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है। यू हैव टू स्टडी योर लेसन केयरफुली,
केयरफुली एडवर्ब कैसे हुआ? क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? स्टडी को। स्टडी करना है, तरीका क्या होना चाहिए, मैनर क्या होना चाहिए? केयरफुल तरीके से, केयरफुली। तो इसी टाइप के कई एडवर्ब्स होते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आपसे टाइप्स नहीं पूछेगा, इनकी एप्लीकेशन पे, हमेशा एप्लीकेशन पे, यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा थ्योरी में जाएं या थ्योरेटिकल बात करें तो थ्योरेटिकल नॉलेज होना एक अलग बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ कहीं लैग तो नहीं आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज का, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा आगे काम आती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कंपनी का पार्ट बनते हो, तब वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके काम आती है, रटी रटाई चीजें काम नहीं आती। तो इसको एक बारी रब कर देते हैं। तो एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, तीनों चीजें एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, कैसे वर्ब को, कैसे एडवर्ब को। आई रन फास्ट, नेक्स्ट आई रन वेरी फास्ट, नेक्स्ट आई एम एक्सट्रीमली फास्ट। चलो भाई, तीनों सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पूछा जाए कि इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या है आई रन फास्ट में, तो आप कहोगे कि सर ये तो हो गया हमारा प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है आई, एंड देन रन हो गया हमारा वर्ब, है ना। मैं तेज दौड़ता हूं, ये जो तेज वर्ड है, फास्ट वर्ड है, क्वालिफाई कर रहा है दौड़ने को, यानी कि वर्ब को। कोई वर्ड अगर वर्ब को क्वालिफाई करे तो एडवर्ब होता है, तो यहां पर फास्ट टर्म क्या बन गया? एडवर्ब। बिल्कुल सही। किसको क्वालिफाई कर रहा था? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था। देखो, वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। दूसरा सेंटेंस चेक करते हैं, आई रन वेरी फास्ट, ठीक है, मैं दौड़ता हूं बहुत तेज। अब यहां पर देखें, अगेन ये जो फास्ट वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है तेज दौड़ने के लिए वर्ब को, तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, यहां पे ये एडवर्ब हो गया फास्ट। और उसमें भी बताया जा रहा है कि बहुत तेज, यानी कि जो वेरी वर्ड है वो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि फास्ट वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। एक एडवर्ब भी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, ये वेरी इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो यहां पर वेरी भी क्या हुआ? एडवर्ब। देखिए भाई, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता हुआ, वेरी फास्ट। क्लियर है भाई? नेक्स्ट सेंटेंस पे चले आते हैं, आई एम एक्सट्रीमली फास्ट। मैं यहां पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और मैं कैसा हूं? फास्ट हूं, ये हो गया फास्ट, यहां पर एडजेक्टिव। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर फास्ट एडवर्ब है, एलवाई लगाने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो एलवाई लगाते हैं इन द एंड। हाँ, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली तो हो जाएगा, केयरफुल का केयरफुली हो जाएगा, साइलेंट का साइलेंटली हो जाएगा, लेकिन फास्ट का फास्टली नहीं होगा, स्लो का इवन स्लोली हो जाएगा, लेकिन फास्ट का फास्टली एलवाई फास्ट टर्म में नहीं लगाया था। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो आपको कंफ्यूज करने का काम करते हैं, लेकिन आपका काम क्या है? इतना पढ़ डालना, इतना सीख डालना कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन किसी वर्ड को लेकर ना हो। तो यही सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज यहां पर आए। तो आई रन फास्ट, यहां पे फास्ट एडवर्ब था, लेकिन यहां पर देखिए आई एम एक्सट्रीमली फास्ट, तो मैं फास्ट हूं, ये प्रोनाउन हो गया। इसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है कि कैसा है? फास्ट वर्ड। इसका मतलब फास्ट वर्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव को बता रहा है कि एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली फास्ट। एडजेक्टिव को ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, देखो एडजेक्टिव को जो भी क्वालिफाई करे वो भी क्या होता है? एडवर्ब। तो एक्सट्रीमली यहां पर क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। क्लियर है भाई? अच्छा, कई लोगों को एडवर्ब रिकॉग्नाइज करने में बहुत दिक्कत होती है, मैं आपको आसान तरीके बताता हूं। भाई, नाउन पहचानना आता है, प्रोनाउन भी आता है, आर्टिकल भी आता है, एडजेक्टिव भी बता सकते हो, है ना, प्रीपोजिशन बता सकते हो, कंजंक्शन बता सकते हो, वो बता सकते हो। सब चीजें आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। कोई चीज अगर ना समझ में आए कि ये क्या है, और वो ना तो नाउन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव भी नहीं है हमारे पास, ना तो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, तो बचा क्या? तो वो एडवर्ब ही होगा। इसलिए बहुत ज्यादा कभी कभी लोग कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने में। कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना दिमाग पूरा लगा लिया, नाउन नहीं, आर्टिकल नहीं है, वर्ब नहीं है, तो बचा क्या? अगर वो और कोई चीज नहीं तो एडवर्ब ही तो हुआ, इन केस ऑफ एनी डाउट। रब कर दे इसको भाई, ठीक है। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो।
तो भाई आपने आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया यहां पर। अब चले आते हैं कि एडवर्ब चैप्टर में पढ़ना क्या है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। कुछ पेयर की हम लोग यहां पर बात करेंगे, कुछ ऐसे पेयर जो एग्जाम में पूछे आते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है उन्हें लेकर। जैसे कि पहला पेयर इसमें आता है हार्ड वर्सेस हार्डली। इसमें से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि इस वर्ड से ही ये तो वर्ड बना है, हार्ड से बना हार्डली, तो ये एडजेक्टिव होता होगा, ये एडवर्ब होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो हार्ड टर्म है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, जबकि ये वाला सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब डाउट कहां पे क्रिएट होगा, जब हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये भी एडवर्ब हो सकता है, ये भी एडवर्ब हो सकता है, तो हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कौन से वर्ड का यूज करें, कौन सा वर्ड का यहां पे चयन करें, वेदर इट विल बी हार्ड और हार्डली। अब देखो बहुत ही ट्रिकी होता है, चलो एक बार पढ़ते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको खुद बताना है देखकर कि कौन से टर्म का हम लोग यूज करें। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड वर्सेस हार्डली, क्या लगाना है दूसरा। I cannot ignore won trophy। ये देखिए ट्रॉफी। दोनों ही सेंटेंस में आपको इन दोनों वर्ड्स में से एक कोई वर्ड अप्लाई करना है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। सो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क, हमेशा याद रखना जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है, कठिन परिश्रम, कठिन प्रयास, यानी कि आप लगे हुए उसमें मेहनत कर रहे हो, अच्छे हो, राइट। ये पॉजिटिव वर्ड होता है जब आप इसको एडवर्ब के तरीके से यूज करते हो, राइट। जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब मुश्किल भी होता है, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो हम कह सकते हैं हार्ड है, या हम लोग कह सकते हैं बहुत ज्यादा कठोर है तो भी हम कह सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। लेकिन इसका मतलब दोस्तों बिल्कुल चेंज हो जाता है एलवाई लगा देने से। इसका मतलब हो जाता है ना के बराबर इन ए नेगेटिव सेंस, ना के बराबर, राइट। ना के बराबर टर्म देने के लिए हम लोग हार्डली टर्म का यूज करते हैं। तो यू आर एडवाइज टू वर्क, अब हार्डली तो कहोगे नहीं कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप ना के बराबर वर्क करें, नहीं, कठिन परिश्रम करें, तो यहां पर यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, यहां पर क्या जाएगा ये टर्म, राइट। अगला देखें, आई कैन नॉट इग्नोर वॉन ट्रॉफी। हार्डली वॉन ट्रॉफी या हार्ड वॉन। हार्डली अगर लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा ना के बराबर जीती हुई, मुश्किल से जीती हुई सेंस नहीं आएगा, ना के बराबर जीती हुई सीरीज आ जाएगी या ट्रॉफी आ जाएगी। अगेन यहां पर होगा कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता जो मुश्किल से जीती गई ट्रॉफी है। अगेन यहां पर हार्डली लग रहा होगा आपको, लेकिन यहां पर अगेन हार्ड आ जाएगा, आई कैन नॉट इग्नोर हार्ड वॉन ट्रॉफी। अब तो फिर आप पूछ रहे सर अब आप ये बताइए कि हार्डली टर्म कहां पर लगाएं। बिल्कुल बताते हैं भाई, एक और सेंटेंस देखिए, थर्ड वन, आई मीट माई पेरेंट्स। देखें, आई मीट माई पेरेंट्स, और इसकी पोजीशन भी चेंज होती है। हार्ड वर्ड देखो आपने कहां पर लगाया, यहां पर लगाया। आई कैन नॉट इग्नोर, यहां पे भी आपने कहां पर लगाया, वर्ब के बाद में लगा रहे हो। लेकिन यहां पर देखो मीट वर्ब है, वर्ब से पहले लगता है हार्डली टर्म। तो आई, यहां पे आई हार्ड मीट माई पेरेंट्स नहीं होगा, आई हार्डली मीट माई पेरेंट्स, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं ना के बराबर अपने माता पिता से मिलता हूं, यानी कि बहुत कम ही मिलता हूं। आई हार्डली मीट माई पेरेंट्स। एक और सेंटेंस देखना चाहते हो, हार्डली का यूज करते हो, एक और देख लेते हैं भाई। चौथा सेंटेंस लिखते हैं यहां पर, द हाउसेज वर विजिबल फ्रॉम द टॉप। देखिए भाई, द हाउसेज वर विजिबल फ्रॉम द टॉप, हार्ड विजिबल या हार्डली विजिबल फ्रॉम द टॉप। ऊपर से देखने पर हाउसेज ना के बराबर विजिबल थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। द हाउसेज वर हार्डली विजिबल, राइट।
फ्रॉम द टॉप। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर हार्ड टर्म का यूज करना है, कहां पे हार्डली टर्म को लगाना है। ठीक है, तो चले आते हैं, इसको रब कर देते हैं। अच्छे समझ में आ गया ना? अब कोई गलती नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी पेयर की बात करेंगे हम लोग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द नेक्स्ट वन इज, एक वर्ड बच्चों अक्सर लोग यूज करते हैं, पहला है लोनली, दूसरा है अलोन। ये देखिए, और मजे की बात तो यह है कि जिसमें एलवाई लगा है वो एडवर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है। और अलोन जिसमें एलवाई नहीं लगा है वो होता है हमारे पास एडवर्ब। ये एडजेक्टिव है जबकि ये एडवर्ब है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कहना है कि आई एम अलोन इन दिस कैसल, राइट, आई एम अलोन इन दिस कैसल, इस महल में मैं अकेला हूं, तो मैं हो गया प्रोनाउन और कैसा है, अकेला। इसका मतलब ये इसको क्वालिफाई करेगा तब एडजेक्टिव बनेगा, राइट। एडवर्ब प्रोनाउन क्वालिफाई नहीं करता। तो अब यहां पर ये आपने रॉन्ग यूज किया है, यहां पर किसका यूज करें, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, देखो लोनली टर्म। सो क्या बोलेंगे, आई एम लोनली इन दिस कैसल। लेकिन अगर वहीं आपके पास सेंटेंस मौजूद है ये वाला कि I was walking lonely, I was walking lonely, तो अगेन देखो, I was walking, मैं टहल रहा था अकेले। इसका मतलब कैसे टहल रहा था ये टर्म बता रहा है, वॉकिंग को क्वालिफाई कर रहा है। ये अगर वर्ब है तो इसको होना चाहिए था एडवर्ब, जबकि एडवर्ब एलवाई वाला नहीं होता है, यहां पर हो जाएगा अलोन। I was walking alone, जिसमें अक्सर लोगों को डाउट रहता है, लोग समझते हैं कि आई एम अलोन बिल्कुल सही है, जबकि आई एम लोनली होगा। एक गाना भी इसके ऊपर आया था, मिस्टर लोनली, आई एम सो लोनली, राइट, नॉट अलोन। क्लियर हो गया, लोनली अलोन कब लगाना आपको। चले भाई इसको रब कर देते, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज लेट वर्सेस लेटली। अगेन लेट एक ऐसा टर्म है जो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जो हमेशा एडवर्ब होगा। इसका मतलब कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट होगा, जब ये एडवर्ब की तरह आएगा, जब ये एडवर्ब की तरह, जो कि हमेशा आता है, कौन सा टर्म कब लगाएं इसमें बड़ा डाउट क्रिएट होता है। तो आज मैं बताता हूं कौन सा टर्म कैसे आपको सिलेक्ट करना है। चले भाई पहले एग्जांपल लिखते हैं इसका, पहले मतलब बता देते हैं इसका, फिर एग्जांपल लिखेंगे। लेटली का मतलब बच्चों होता है रिसेंटली, अभी अभी, लेटेस्ट, रिसेंटली। जबकि लेट का मतलब भाई अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है उसको भी लेट कहते हैं एज एन एडजेक्टिव। और एडवर्ब की तरह इसका मतलब होता है देरी से, डिले। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, आपको चयन करना है कि लेट आएगा या लेटली आएगा। माई बॉस ऑलवेज अराइव्स, माई बॉस ऑलवेज अराइव्स लेट और लेटली। क्या लगाओ भाई बताएं। माई बॉस ऑलवेज अराइव्स लेट और लेटली, क्या लगा देंगे। हमेशा रिसेंटली आता है, नहीं, क्या किसमें क्या सेंस आ रहा है कि देर से आता है, हमेशा देर से आता है, मेरा बॉस हमेशा देर से पहुंचता है। यहां पर लेट टर्म का यूज करेंगे, लेट, नॉट लेटली। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आई हैव लेट heard of this news. I have late heard of this news. इस न्यूज के बारे में मैंने देर से सुना,
नहीं, अगर ये कहना होता ना कि देर सुना, तो आप यहां पर ना लगाते आई हैव हर्ड ऑफ दिस न्यूज लेटली, सॉरी लेटली तो नहीं लगेगा यहां पर इसके केस में जब आपने देरी सुना। सो आई हैव हर्ड दिस न्यूज और सिंपली ऑफ दिस न्यूज, इसके बारे में, उसके बाद लेट सिंपली लगा देंगे देरी से। लेकिन क्योंकि यहां पर कह रहा है कि अभी अभी रिसेंटली का जो सेंस देता है वो कौन देता है, लेट या लेटली, तो लेट नहीं देता है। यहां पे इसको टिक करेंगे, हमारे पास क्रॉस करेंगे और कह देंगे लेटली यानी रिसेंटली। आई लेटली हर्ड ऑफ दिस न्यूज, मतलब क्या, रिसेंटली मुझे अभी इस न्यूज के बारे में पता चला। आई एम नॉट लेट, यहां पे ये नहीं बता रहा कि देरी से पता चला, रिसेंटली अभी अभी पता चला, राइट। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको अपने नोट्स के लिए इसको रखना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है क्या डिफरेंस है सो और टू में, और इसके साथ साथ क्या डिफरेंस है वेरी और मच में। और इसको करने से पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स की। क्वेश्चन लिखा हुआ है ही इज गुड। आपने देखा होगा जब चैप्टर शुरू हुआ था, ये लेक्चर शुरू हुआ था, तो थंबनेल पे, कवर पेज पे लिखा हुआ था, कहीं आप भी टू गुड तो नहीं कहते। तो चलो वो देखते हैं क्यों नहीं कहते, या कहते भी हैं कि नहीं कहते। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला, आपको इसमें कोई ना कोई वर्ड भरना है इसमें से जो मैं आपको दे रहा हूं। पहला है सो, दूसरा है वेरी, तीसरा है मच, चौथा है टू। इसमें से कौन सा टर्म आप लगाओगे? ही इज सो गुड, ही इज वेरी गुड, ही इज मच गुड, ही इज टू गुड, बताएं। अब आप कहोगे सर सो भी लगा सकते हैं, वेरी भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, मच भी लगा सकते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ एक लगेगा, और वो कौन सा है? वेरी, ये लगेगा। तो टू क्यों नहीं आ सकता? सवाल इस बात का, पहले समझते हैं टू क्यों नहीं आ सकता। क्योंकि टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, है ना, जितना नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई चीज अगर हम जिसमें टू लगाते हैं उसमें नकारात्मक सेंस चला आता है। जैसे मैंने कहा इट इज टू कोल्ड, इट इज टू हॉट, मतलब इतना ज्यादा कि हम नहीं रह पा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा। तो कभी भी अच्छी चीजों के साथ, जैसे हमने किसी को गुड कह दिया और कह दिया यू आर टू गुड यार, तो हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। रीजन पता है क्या है? कि यू आर टू गुड, आपको इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, जबकि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो हम ये थोड़ी कहेंगे आपको इतना अच्छा, जरूरत से ज्यादा आप अच्छे हो, जरूरत से ज्यादा नहीं, आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, राइट। इसलिए वेरी लगाया। सो क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सो इज फॉलोड बाय दैट, क्योंकि सो का मतलब क्या होता है? इतना। आप इतने अच्छे हो, बताना भी तो पड़ेगा कि कितने। यू आर सो गुड दैट, यू आर सो गुड दैट आई कैन नॉट लीव यू अलोन, है ना। आप इतने अच्छे हो कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता अकेला। तो इस कंडीशन में इतना का सेंस देता है सो, राइट। इसलिए सो इज फॉलोड बाय दैट, सो के बाद दैट आता है, इसलिए यहां पर सो भी नहीं गया। यहां पर मच क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मच कभी भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में अप्लाई नहीं होता। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर होगी। सुपरलेटिव क्या होगी? बेस्ट होगी। अगर यहां पर ही इज बेटर लिखा होता, इसलिए यहां पर बच्चों ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? वेरी बचा, और बाकी सब नहीं हो सकते। सपोज करो अगर यहां पर ही इज बेटर लिखा होता, इतना बस, तो ही इज वेरी बेटर नहीं कह सकते थे, ही इज टू बेटर भी नहीं कह सकते थे, ही इज सो बेटर भी नहीं कह सकते। अब क्या था? ही इज मच बेटर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें मच का यूज करना होता है, जबकि पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर उसको बढ़ाना हो डिग्री को तो वेरी का यूज करेंगे। तो यहां पर एक बार लिख देते हैं, वेरी का यूज पॉजिटिव प्लस सुपरलेटिव। वेरी बेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मच आता है कंपैरेटिव।
अब इसकी बात करें, इसके सो के बाद आता है दैट, सो इज फॉलोड बाय दैट, जबकि इस टू के बाद आता है TO2। इसको जरा जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं इसके एग्जाम्पल पे आऊं। ठीक है, चले भाई एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इज टू बैड टू डू दिस टास्क। अब देखिए ये सही है, ही इज टू बैड टू डू दिस टास्क। कहना क्या चाहता है, वे इतना खराब है, टू बैड का मतलब जरूरत से ज्यादा खराब है कि वो इस काम को नहीं कर सकता। ना का सेंस आता है, इज टू बैड टू डू दिस टास्क या वर्क का क्या मतलब हुआ कि वह इतना खराब है कि टास्क नहीं कर सकता। टू के साथ कॉम्बिनेशन किसका है, TO2 का। अगर इसको हम चेंज करें सो दैट में तो कैसे होगा, ही इज सो बैड दैट he cannot या can't do this task। देखते हैं, चाहे तो आप टू से बनाओ, टू का कॉम्बिनेशन टू के साथ, बस ये कॉम्बिनेशन चेक करना एग्जाम में जब सेंटेंस आए, और सो का कॉम्बिनेशन होता है दैट के साथ। तो उम्मीद है ये दोनों सेंटेंसेस आपके समझ में आए होंगे। राइट अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है, यूज ऑफ एनफ। एक वर्ड बहुत यूज होता है, वो है एनफ, है ना। और अक्सर लोग गलती से इसको मिसप्लेस कर देते, जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं लगाते। जैसे दो सेंटेंस इसमें से लिखेंगे हम एनफ पर बेस्ड। पहला, ही इज एनफ काइंड। दूसरा, he has enough money। enough का मतलब काफी, पर्याप्त। पहला क्या है, he is enough kind, और दूसरा है he has enough money। किसी एक में enough का यूज गलत तरीके से किया गया, इसका मतलब पोजीशन चेंज होगी। क्योंकि क्या होता है, enough का यूज जब भी हम करते हैं तो एनफ एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एक एडवर्ब भी हो सकता है। तो जब नाउन के साथ आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा। जैसे ही हैज एनफ मनी, मनी क्या है, नाउन, काफी मनी है, इसका नाउन से पहले आता है क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव का काम करता है। देखो नाउन के साथ आया है तो एनफ पहले लगेगा ना, एनफ मनी, उसके बाद काफी पर्याप्त मात्रा में मनी है, यहां पे ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव के साथ आता है, जैसे ही इज काइंड, वो कैसा है, काइंड है, यानी कि काइंड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब काफी काइंड है, अब ये बन गया यहां पर एडवर्ब, क्योंकि क्वालिफाई करना चाहता है एडजेक्टिव को। तो इसकी पोजीशन यहां से हटेगी और कहां पर आएगी, आ जाएगी इसकी पोजीशन यहां पर, ही इज काइंड इनफ। ये देखिए अब सही है, ही इज काइंड इनफ, ही हैज इनफ मनी। इसका मतलब इनफ जो वर्ड यूज किया जाता है एडजेक्टिव के साथ अगर है तो एडजेक्टिव के बाद लगाना, नाउन के साथ अगर है तो नाउन से पहले लगाना। और ये देखकर समझ में आता है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एनफ का यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, और आपको स्टार्टिंग में ये भी याद होगा, लिखा था कि टू मच लगाएं या मच टू लगाएं। तो भाई ये भी समझ लेते हैं कि कहां पर मच टू या कहां पे टू मच लगाना होता है। टू मच तो आप रूबरू हैं कि कहां पर लगाना पड़ता है, क्या मतलब होता है। टू मच का मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, यानी टू के साथ कभी कभी मच का यूज भी करते हैं, टू मच। और ये भी एक चीज होती है मच टू, जो लोगों को नहीं पता होती, और इसी पर बेस्ड एग्जाम में आ जाता है। तो लोग कहते हैं टू मच सही तो लिखा है, क्योंकि टू मच ही होता है, मच टू तो कोई चीज होती नहीं। लेकिन यहां पर गच्चा खा जाते लोग, धोखा खा जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। तो चलो भाई दो सेंटेंस यहां पे लिखते हैं। I am
बिजी दीज डेज, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं इन दिनों। और दूसरा, ही हैज responsibility upon his shoulder। ये देखिए, उसके कांधे पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूरत से ज्यादा कहना चाहता है। और मैं बिजी हूं बहुत ज्यादा इन दिनों। दोनों जगह बहुत ज्यादा टर्म का यूज करना है, तो ऐसा लगता है कि दोनों जगह लगा दें टू मच, क्योंकि टू मच ही हम लोगों ने सुना है। आई एम टू मच बिजी दीज डेज, या ही हैज, सॉरी यहां पे ही कर लो, ही हैज टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन हिज शोल्डर। ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह टू मच आएगा, लेकिन यहां तो टू मच सही है, क्योंकि टू मच आता है नाउन के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नाउन है, जिम्मेदारी, इसलिए टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये अनकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहां पर अनकाउंटेबल लिया, अगर मैं यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहता तो यहां पर टू मच ना लगाते, टू मैनी लगाते, क्योंकि काउंटेबल के साथ मैनी का यूज करते, मच का यूज नहीं करते। तो अब यहां पर बिजी टर्म क्या है? एडजेक्टिव है, तो मच टू आता है एडजेक्टिव के साथ। आई एम बिजी दीज डेज, तो टू मच बिजी नहीं होगा, मच टू बिजी। इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा और कहेंगे आई एम, इसको हटा देते हैं लाल से रेड से, कह देंगे आई एम मच टू बिजी दीज डेज। तो क्या बात याद रखोगे? नाउन के साथ आए तो टू मच लगाना, एडजेक्टिव आगे हो तो मच टू का यूज करना। राइट, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपके जहन में रहे, याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब एक जादू आपको दिखाते हैं। ही इज ए कावर्ड पर्सन। ही इज ए कावर्ड पर्सन। किसी ने बोला ही इज ए कावर्ड, मैन और पर्सन। क्या सेंटेंस सही है? सुनने में सही लग रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं ही इज ए कावर्ड पर्सन, यानी बुजदिल, कावर्ड, जो साहसी ना हो, ही इज ए कावर्ड पर्सन। पर्सन नाउन है, आपने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया, जबकि मैं आपको बता दूं कि कावर्ड टर्म इज नॉट एन एडजेक्टिव। कावर्ड वर्ड इज अ नाउन। इसका एडजेक्टिव बनता है एलवाई लगाकर। होता क्या है, देखो समस्या क्या होती है, आमतौर पे जब लोग पढ़ते हैं या हम समझते हैं बुक से, तो हमें यह समझ में आता है कि जब एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है तो एलवाई लगाओ। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली हो गया, केयरफुल का केयरफुली हो गया, साइलेंट का साइलेंटली हो गया, ऐसे बनता है ना। इसका मतलब लोगों को लगता है कि जितने भी एलवाई वाले वर्ड्स हैं वो सारे के सारे होते हैं एडवर्ब्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें एलवाई लगा होता है, उसके बावजूद भी वो एडवर्ब नहीं होते, वो होते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि फ्रेंडली, मैंने कह दिया मेरा दोस्त बहुत फ्रेंडली है, मेरा दोस्त फ्रेंडली है, मेरे टीचर फ्रेंडली हैं। टीचर हो गया नाउन, और कैसे फ्रेंडली है, एडजेक्टिव हुआ, फ्रेंडली एडवर्ब नहीं हुआ, इसमें एलवाई लगाए तब भी। कोई इंसान लवली है या फ्रेंडली है, किसी के बाल कर्ली है, तो कर्ली एडवर्ब थोड़ी हुआ, कर्ली क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। राइट, कोई चीज कॉस्टली है, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल्स आर वेरी कॉस्टली, वेजिटेबल्स क्या है, कॉस्टली है, एलवाई लगा है तो क्या एडवर्ब है, नहीं एडजेक्टिव है। तो ऐसे वर्ड्स को भी अलग से ध्यान देने की जरूरत है। इन द सेम मैनर कावर्ड को लोग समझते हैं कि एडजेक्टिव होता होगा, लेकिन कावर्ड इज अ नाउन, और इसका जो एडजेक्टिव होता है वो इसमें एलवाई लगाकर बनता है। इसका मतलब दिस वन इज एडजेक्टिव, कावर्डली इज एन एडजेक्टिव। अब आप सोचोगे सर अगर हमने एलवाई लगाकर इसका एडजेक्टिव बनाया है तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा? इसका एडवर्ब दूसरे ढंग से बनेगा, हम कहेंगे इन ए कावर्डली मैनर और वे, इन ए कावर्डली मैनर और वे, ये इसका एडवर्ब हो जाएगा।
जल्दी से नोट कर लें इसको। क्लियर है भाई? तो अब जो मैंने यहां पर सेंटेंस आपके सामने लिखा था जिसमें था ही इज अ कावर्ड पर्सन, तो इसको सही करने का क्या क्या तरीका है देखें। अगर आप इसे नाउन की तरह लेते हो, पर्सन लगा रहने देते हो, तो क्योंकि पर्सन इज अ नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव ना कि नाउन, इसलिए कावर्ड गलत था, कावर्डली कर देंगे। क्या बोलेंगे? ही इज अ कावर्डली पर्सन। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इसको नाउन की तरीके से यूज करना चाहते हो तो सिंपली से ही इज ए कावर्ड, ही इज ए कावर्ड। ये भी सही है। या तो ये कहो कि ही इज ए कावर्डली पर्सन या मैन, है ना, क्योंकि एडजेक्टिव की यहां पे रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब आपने यहां पर कोई नाउन नहीं दिया तो यही वर्ड एज ए नाउन काम करता है, राइट। he इज अ कावर्ड, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल लगाना होता है, एक कायर है वो, he इज अ कावर्ड, ये सही है, ये यहां पर नाउन है। जबकि कावर्डली, he इज अ कावर्डली पर्सन, ये यहां पर एडजेक्टिव है। अब सर ऐसा कोई सेंटेंस बताइए जिसमें एडवर्ब का यूज हुआ। बिल्कुल बताते हैं। जैसे he was fighting cowardly। अगर एग्जाम में लिख के आ गया इस टाइप का सेंटेंस ही वॉज फाइटिंग कावर्डली, तो तुरंत कहना कि कावर्डली तो एडजेक्टिव होता है। वी नीड व्हाट, हमें यहां पर चाहिए एक एडवर्ब। और एडवर्ब कैसे बनता है, हम कैसे इसको रिफ्रेम करेंगे? ही वॉज फाइटिंग इन ए कावर्डली मैनर, और वे भी कह सकते हैं, दोनों सही है यहां पर। लेकिन बच्चों ये गलत था, दिस वन इज रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला सही है, ये वाला सही हो गया, राइट। एक बार नोट डाउन कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके दिमाग में रहे इसका एग्जांपल भी। और इसी टाइप का एक और वर्ड होता है जो कि अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, वो है मैन इज अ नाउन। जब इसमें ly लगा दो और कह दो मैनली, तो ये एडवर्ब नहीं होता, ये बनता है एडजेक्टिव। और इसका एडवर्ब इन ए मैनली मैनर नहीं होता। तभी मैंने कहा ना कि एक ऐसा नहीं कोई आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो सभी के साथ वो लागू हो जाएगा, नहीं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको अलग से ध्यान देने की पढ़ने की जरूरत है। अब आप सोचोगे सर इतने ज्यादा वर्ड्स होंगे, हम कैसे याद करेंगे? कुछ भी नहीं याद करना, गिने चुने वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कवर्ड आता है, निगर्ड आता है, माइजर आता है, ऑर्डरली आता है, और ये मैनफुली या मैनली आता है। बस 5-6 वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं। मैनफुली इसका बन जाता है एडवर्ब, है ना। तो यू हैव टू फाइट, या यू हैव टू फेस दिस मैनली, गलत है। यू हैव टू फेस दिस मैनली, नहीं, मैनली क्या होता है? एडजेक्टिव। फेस करना है, कैसे फेस करना है? लाइक ए मैन। या तो ये कहो यू हैव टू फेस दिस लाइक ए मैन, या ये कह सकते हो यू हैव टू फेस दिस मैनफुली। अब सही हो गया, यू हैव टू फेस दिस मैनफुली। बताओ भाई, क्लियर है? इस स्क्रीनशॉट को भी ले लो आप। और अब चले आते हैं हम लोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्जन। अरे ये स्लाइड में कुछ गड़बड़ी हो रही है, दूसरी साइड ले लेते हैं, पेन भी दूसरा ले लेते हैं। रूल ऑफ इनवर्जन, ये है रूल ऑफ इन्वर्जन। एडवर्ब में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन में से। तो क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है,
कोई चीज उलट फेर कर देना, इन्वर्स कर देना। क्या उलट फेर होता है इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई से आई नेवर ट्रस्ट हिम, अगर आपको ये कहना हो कि मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता हूं तो सिंपली कैसे कहेंगे, आई नेवर ट्रस्ट हिम। यहां पर पूछा जाए एडवर्ब क्या है तो क्या बताओगे, आई हो गया सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, ट्रस्ट यहां पर क्या हो गया वर्ब, हिम यहां पर क्या हो गया प्रोनाउन, या कह सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है जो कि एक प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन, हिम प्रोनाउन, ट्रस्ट वर्ब। नेवर क्या चीज है, एडवर्ब है, राइट, क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है किसको कि मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करता, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कभी भी ट्रस्ट नहीं करता, नेवर, ये हो गया एडवर्ब। ठीक, यहां लिख दिया एडवर्ब। एडवर्ब की पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद होती है, कभी कभी वर्ब से पहले होती है, कभी कभी वर्ब के बाद होती है ना। क्या हो कि अगर इस एडवर्ब को हम शुरुआत में लगा दें और कह दें नेवर आई ट्रस्ट हिम, नेवर आई ट्रस्ट हिम, तो क्या ये सही होगा, नहीं, बिल्कुल गलत होगा, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग, क्योंकि एडवर्ब को ऐसे नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी हम अड़ जाएं कि नहीं हमें ऐसे लगाना ही लगाना, तुमने कहा लगा दो भाई, लगा दो, अब अड़ गए हो तो लगा दो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर शुरुआत एडवर्ब से करोगे तो रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि सब्जेक्ट से पहले लगा दो वर्ब। इन्वर्स हो गया ना, कुछ बदल गया, उलट फेर हो गया। वो उलट फेर क्या है, सब्जेक्ट से पहले लगा दो वर्ब, बाद में नहीं, पहले। आई नेवर ट्रस्ट हिम कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, डू और डज। आई हमारा सब्जेक्ट है तो डू पहले आ जाएगा और कहते हैं कि नेवर डू आई ट्रस्ट हिम। अब ये सही हो गया, मतलब कह रहा है कि नेवर की पोजीशन हो गया, ये पहले नहीं हो सकती, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं। लेकिन अगर पहले लगाना ही है तो आपको रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। वो क्या है कि भाई उलट फेर कर दो कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। ऐसा लगता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, नहीं, ये अभी भी हमारे पास कह सकते हैं एक असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव नहीं बना। लेकिन फिर भी यहां पर डू पहले लगा दिया, नेवर डू आई ट्रस्ट हिम, यानी मैं, इसका मतलब भी वही सेम है, कहने का तरीका। अब आप पूछोगे सर फिर भी कोई डिफरेंस होना, हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस कह सकते हैं मीनिंग में नहीं, अर्थ में डिफरेंस नहीं है, कहने के तरीके में डिफरेंस है। जैसे आपको याद होगा कि पहले जो मूवीज बनती थी उसमें हीरो लोग बहुत ही डायलॉग बाजी करते थे और बहुत ही नहीं एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कोई बात बोलते थे, डायलॉग्स भी अच्छे होते थे। आज के ज़माने जैसे मान लो हीरोइन कह रही है कि किसी हीरो से कि तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगे, हीरो कह के मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, प्लीज ट्रस्ट मी, कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, है ना। लेकिन यही बात अगर मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दास से पूछी जाए, शत्रुघ्न सिन्हा से पूछे जाए, धर्मेंद्र जी से पूछे जाए, से धर्मेंद्र जी से पूछे, तो लड़की ने बोला, हेमा मालिनी बोला तो मुझे कभी छोड़ के तुम जाओगे, तो इन्होंने कहा धर्मेंद्र जी कभी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, जैसे कभी नहीं बोला शुरुआत में, जो कि अंत में आना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन शुरुआत में कह दिया कभी भी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, इसका मतलब उस नेवर पे, कभी नहीं पे एम्फेसाइज किया। जब किसी एडवर्ब पे एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, यानी कि सेंटेंस में पहले ले आते हैं, जोर देकर बोलते हैं, तो लग जाता है रूल ऑफ इन्वर्जन। तभी लगता है जब इस एडवर्ब को जोर देकर बोला जाता है, कभी नहीं, मैं उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। सो नेवर डू आई ट्रस्ट हिम, ऐसे बोला जाएगा, वो एक डिजायर्ड इफेक्ट देने के लिए। तो समझ गया रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स के साथ लगता है, ये देखते हैं। इसको रब करें भाई, रब कर देते हैं। आपको याद होगा, एक आप बहुत ज्यादा सेंटेंस पढ़ते हो कि एक राजा था, चलो लिखते हैं, एक राजा था। इसको ट्रांसलेट करो जरा, ए किंग वॉज देयर। सही तरीका तो बच्चों यही है ट्रांसलेशन का, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, देयर वॉज ए किंग। ये क्यों सही हो जाता पता है,
इसमें भी लगा है रूल ऑफ इन्वर्जन। कैसे? एक राजा था, राजा यहां पे सब्जेक्ट है, उससे शुरुआत की। ए किंग वॉज देयर, एडवर्ब कहां पर आया? अंत में आया, जो कि उसकी पोजीशन है। लेकिन अगर कहीं हम देयर पे फोकस करें, एडवर्ब को शुरुआत में लिया है, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब लाना पड़ता है। यही कहलाता है रूल ऑफ इन्वर्जन। देयर वॉज अ किंग, ये भी सेंटेंस सही है। विद रूल ऑफ इन्वर्जन, ये भी सही सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस के तौर पर। तो आपको समझ में आएगा रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको आप कर देते हैं। एक कहावत आपने और सुनी होगी, जैसा बोगे वैसा काटोगे, है ना। चलो इसको इंग्लिश में लिखते हैं। एज यू सो यू शैल, या विल भी कहीं कहीं लिखा होता है, रीप। एज यू सो यू शैल रीप गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। सही वाली क्या है वो लिखते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। देखो भाई, सो शैल यू रीप, यू से पहले शैल आ जाता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर भी क्या लगा है, रूल ऑफ इन्वर्जन। दिस इज नॉट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, के बावजूद भी यू से पहले क्या आया, शैल या विल आता है। इसका मतलब यहां पर, क्योंकि हमने सेंटेंस को शुरुआत कर दिया सो से, जैसा बोलोगे वैसा, वैसा के सेंस में जब सो आता है तो वैसा के सेंस में यहां पर रूल ऑफ इन्वर्जन लग जाता है, जिसको हम लोग यहां पर शैल लगाकर बोलते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं जल्दी जल्दी। लिखा हुआ है, आई रैन सो फास्ट दैट आई कॉट हिम। क्या मतलब हो, मैं इतना तेज दौड़ा कि मैंने उसे पकड़ लिया। आई रैन सो फास्ट दैट आई कॉट हिम। क्या हो अगर हम सो फास्ट को आगे ले आए और कह दें, सो फास्ट आई रैन दैट आई कॉट हिम। मतलब क्या कहना चाहता है, अब कहना चाहता है इतना तेज, यानी कि सो फास्ट पे इसने एम्फसाइज किया, जोर दिया, इतना तेज मैं दौड़ा कि मैंने उसे पकड़ लिया। तो अब यहां पर बच्चों लग जाएगा रूल ऑफ इन्वर्जन, जो कि ये कहता है अगर आपने एडवर्ब से शुरुआत कर दिया है तो उससे पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। तो आप देखें यहां पर, चेक करें, आई रैन पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड आती है। तो अगर यहां पे सो फास्ट लगा दिया तो यहां पर रैन नहीं कर सकते, यहां करना होगा रन, और साथ में यहां लगाना होगा डिड। ठीक, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, सो फास्ट डिड आई रन दैट आई कॉट हिम। अजीब सा लग रहा है लेकिन यही सही है। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ इन्वर्जन। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में देखा गया है, आता ही आता है, और बच्चे इसमें आमतौर पर गलती कर देते हैं। आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि आप रूल ऑफ इन्वर्जन समझ चुके हो। और यहां तक भी अंत नहीं, ये तो मैंने एडवर्ब के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जो कि इंपॉर्टेंट थे। अगली क्लास में बताएंगे इस पर बेस्ड एक्सरसाइज, जो भी आपका छूट गया है या जो सेंटेंसेस डिस्कस नहीं हो पाए आज, वो उस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ताकि देखो, सीखने का तरीका यही होता है, पहले हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, सारे जितने भी लॉजिक्स थे उनको डिस्कस किया, आपने सीखा, फिर उसके बाद उसी में से बेस्ड क्वेश्चंस करा दिए। जैसे आप क्वेश्चंस करते हो, दिमाग अप्लाई करते हो, जो आपने पढ़ा है वो पढ़ी हुई चीज बिल्कुल सुदृढ़ हो जाती, स्ट्रांग हो जाती है। तो यही होता है पढ़ाई करने का तरीका। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत है, ठंड से अपने आप को बचाइए, और घरों से तभी बाहर निकले जब बहुत रिक्वायर्ड हो। और हाँ, हम जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, वो जाते हैं, लेकिन पहन ओढ़ के अच्छे से जाएं, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी है। आप ये मत सोचे कि हम तो भाई अकेले हैं, हमें कुछ हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हमें जॉब नहीं मिल रही है, वैसे भी हम अपनी लाइफ से बहुत परेशान हैं। ऐसा मत सोचे, ईश्वर साथ है तो इंसानों से क्यों उम्मीद करते हो, है ना। चलो खैर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।